देखो भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम 4th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और हम क्या पढ़ चुके हैं, मोबिलिटी पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओम्स लॉ बेसिकली किसके बारे में था, रेजिस्टेंस के बारे में। तो अभी हम जो पढ़ेंगे आज जो चीज़ कि रेजिस्टेंस जो है किस किस चीज़ से अफेक्ट होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो किन कारकों से प्रभावित होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके पीछे। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी निकल के आएगी, ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बस इतना ध्यान रखना। अभी देखो, एक कंडक्टर है अगर, जिसकी लेंथ हम L चूज़ करते हैं, L लेंथ का कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R। अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आ रहे हैं तो मान लीजिए 50 टाइम्स, 50 बार स्ट्राइक किए, टकराए ऐसे, है ना, रेजिस्टेंस के कारण तो टकराते हैं इलेक्ट्रॉन, टकरा टकरा के चलते हैं, वही रेजिस्टेंस है और कुछ नहीं। अब अगर इसकी लेंथ को डबल कर दें हम, तो पहले 50 टाइम्स 50 बार से टकरा टकरा के यहाँ तक पहुँच रहे थे, जब लेंथ को डबल कर दिया तो 100 बार टकराएंगे। क्या चीज़ समझ में आई, लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस भी डबल हो गया है, लेंथ को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया है। फिर क्या है, दूसरा क्या है, अगर इसकी मोटाई बढ़ा दें, L लेंथ का कंडक्टर है ये और इसी की मोटाई बढ़ा दी हमने, इसका मोटाई मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया हमने, देखा रेजिस्टेंस आधा हो गया। पहले 50 बार टकरा रहे थे, अब सिर्फ 25 बार ही टकरा रहे हैं। समझ में, ये चीज़ समझ में आती बच्चों को, क्यों नहीं आती। तो सोच के देखो, आप एक नैरो सी गली में चल रहे हो, ठीक है, और उस गली में आप 50 बार टकराए, और वही गली अगर उसकी लेंथ डबल कर देंगे तो 100 बार टकराओगे आप गली में से निकलते हुए। और ऐसे उसी गली को अगर चौड़ा कर दिया जाए तो आपके टकराने के चांसेस क्या हैं, कम। जितनी ज़्यादा गली चौड़ी होगी, मतलब जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, इसकी मोटाई होगी, रेजिस्टेंस घट जाता है, बस इतना सा है। ठीक है, अभी देखो, तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, पहला जो पॉइंट बना इसमें, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हाँ, और सेकंड पॉइंट क्या बना, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे, ये इक्वेशन सेकंड बना देंगे। ठीक है, पहले मैं इसके फैक्टर बता देता हूँ कंप्लीट, जो 4 फैक्टर हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर लेंथ को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब 2 टाइम्स करोगे आप लेंथ को तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स, 3 टाइम्स लेंथ को 3 गुना बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना, ये चीज़ है। और यहाँ पे क्या है, उल्टा, अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दोगे, डबल देखो तो इसके नीचे भी डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके नीचे क्या आना है, 2, यानी कि एरिया 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस हाफ, बस इतना समझना है। अभी थर्ड जो फैक्टर है वो क्या है, रेजिस्टेंस किससे प्रभावित होगा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये भी बताऊंगा मैं ये पॉइंट। और लास्ट जो फैक्टर है अपना, लास्ट फैक्टर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ए मटेरियल ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, बस इतना सा ध्यान रखना। तो क्या है ये, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मतलब क्या है मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। ये जो है ये किससे बना है, एटम से, बहुत छोटे छोटे एटम से मिलके बना है। ठीक है, हाँ, अब अगर इसका टेम्परेचर T था, T टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस था R, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी मेन पोजीशन पे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जूम जूम वाइब्रेट करते रहते हैं। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इनको और ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, तो मतलब मेन पोजीशन पे और ज़्यादा ऐसे वाइब्रेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले कम वाइब्रेट करने के कारण 50 टाइम्स टकरा रहे थे ऐसे, अगर ज़्यादा एनर्जी दी, ज़्यादा टेम्परेचर दिया आपने, टेम्परेचर राइज किया तो मतलब ज़्यादा वाइब्रेशन हो, ज़्यादा टकराने लग जाएंगे, है ना। बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर आप रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है भाई, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या पावर हाफ है या क्या है वो मैं भी नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे किसके अकॉर्डिंग। ठीक है, पावर 1 2 ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनाया मैंने सीधा ये बोला है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। अब रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, क्या बोला है मैंने, मान लीजिए ये आयरन है, ठीक है, और आयरन में क्या होता है, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच जो स्पेस होता है, लैटिक्स बोला जाता है, लैटिस बोल सकते हैं उसको, है ना। हाँ, लैटिस जो होता है किसी में कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, आयरन में हो सकता है जो एटम्स मॉलिक्यूल्स में जो स्पेस है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये तो इतना स्पेस नहीं है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे। कॉपर को देखें हम, कॉपर इतना ज़्यादा, कॉपर की डेंसिटी इतनी नहीं होती, आयरन की ज़्यादा होती है, चीज़ें समझ में। तो कॉपर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, जो भी अपनी ये मेटल्स हैं जो इतनी महंगी नहीं है, जो नॉट एक्सपेंसिव बोल सकते हैं हम,
जो सस्ती धातुएं हैं, कॉपर इतनी सस्ती नहीं है। जैसे गोल्ड यूज़ करो, गोल्ड तो बहुत महंगा है, सिल्वर चांदी यूज़ करो महंगी है, हालांकि उनका रेजिस्टेंस तो और कम है, लेकिन वो यूज़ नहीं कर सकते वायर बनाने में, क्योंकि अपनी औकात नहीं इतनी कि हम गोल्ड की वायर से पंखा चलाएं अपना। चीज़ है समझ में? हाँ, इतने बड़े हम किसी राजा महाराजा से बिलोंग तो करते नहीं है ना। हाँ सीधे तो चीज़ बात ये है कि समझ में आनी चाहिए आपको कि अगर आप कोई मटेरियल देखते हो, आयरन की जगह आप कॉपर यूज़ करते हो, कॉपर की जगह एल्यूमिनियम यूज़ करते हो, तो कंडक्टर का जो मटेरियल है ना उससे प्रभावित होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कॉपर का कम, एल्यूमिनियम का थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, आयरन का और ज़्यादा। बस इतना समझ में आया समझ में? हाँ, अभी इन दो इक्वेशंस को देखना है ध्यान से। ये दो इक्वेशन क्या बताती हैं? इन दो इक्वेशन से क्या बनेगी? एक नई टर्म स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। क्लियर कर दूं? ठीक। और इसका दूसरा नाम क्या है? रेजिस्टिविटी। सिंबल रो, ठीक है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, भाई ये कर्सिव राइटिंग में जो टी लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, कई बच्चे इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे नहीं है ये ना। कर्सिव राइटिंग में जो टी था उसमें यहाँ पे एक डंडा लगाते थे, ये डंडा नहीं, बस इसमें बस कर्सिव राइटिंग वाला टी जैसा ही। क्लियर? अब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने पे क्या मिला? ऑन कंबाइनिंग, यस, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट वी गेट? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए। अब आप इक्वलिटी में जब इसको चेंज करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी इक्वलिटी में चेंज किया जाएगा कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। बताऊंगा अभी, एल बाई ए। व्हाट इज रो? ये रो बोला जाता है ना कांस्टेंट, वेयर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब मैंने क्या बोला था आपको? मैंने जब प्रीवियस लेक्चर में, आपने ध्यान से सुना, मैंने ये बोला था कि रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। क्या क्या बोला था? कंडक्टर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि कंडक्टर की लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन, ये सारी चीज़ें चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। जबकि रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। अगर आप मटेरियल बदल दोगे, चाहे देखो ध्यान से, इस चीज़ को समझना है, प्रूव भी करूंगा मैं भी। अगर आपने इतनी लेंथ का कंडक्टर लिया, मान लो इतनी लेंथ का, ठीक है, और ये आयरन का है, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टिविटी भी है। दो चीज़ें हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब अगर आपने इसकी लेंथ को डबल कर दिया तो कौन इंक्रीज करेगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान से सुन लो। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन आप डबल करो, कौन डिक्रीज करेगा? रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं करेगी। तो एरिया, लेंथ, इनके साथ छेड़खानी करने से आप रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हो, रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। चाहे आप 1 किलोमीटर लेंथ की वायर लो, चाहे आप इतना सा 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इतनी वायर लो आप। आई होप आया होगा समझ में भाई, यही चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ और इसको मैं प्रूव भी करूँगा। रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी कंडक्टर बन गया, इतना हो चाहे इतना हो चाहे इतना हो, कॉन्स्टेंट है उसकी। हाँ, कब बदलेगी? जब टेम्परेचर बदलेगा, टेम्परेचर से इफेक्ट होगा, मैं बताऊँगा अभी, ठीक है। पहले ये बताओ, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था अपना, रेजिस्टेंस V बाई आई, V बाई आई ओम्स लॉ पढ़ा ना आपने। V बाई आई इज ए कांस्टेंट। V बाई आई क्या आया था अपना? एक कांस्टेंट था अपना रेजिस्टेंस उस कंडक्टर में। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो क्या था? कल आया था अपना रेजिस्टेंस, यानी कि V बाई आई कांस्टेंट के इक्वल प्रूव किया था हमने, और वहाँ पे कांस्टेंट क्या थे? ML अपॉन में NE स्क्वायर A टाउ, टाउ था नीचे। ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस में ये आया था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आया था। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि अभी काम में आएगा अपना ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस का है अभी, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R इंटू ए बाई एल। ध्यान से देखो, अब बच्चे इस चीज़ को देख के क्यों कहते हैं, अच्छा एरिया क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, लेंथ को अगर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। नहीं 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 नहीं, इसलिए बोला है मैंने। हाँ, ये फॉर्मूला क्यों बनाया मैंने? इसलिए बनाया था कि यहाँ से इसकी यूनिट निकाल सके हम। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी बताइए? देखो, इसकी यूनिट क्या होगी? ओम, इसकी क्या होगी? मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है? मीटर। तो यूनिट क्या हो जाएगी? 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ओम, देखो लिख रहा हूँ, मीटर स्क्वायर और नीचे 1 मीटर, 1 से 1 कैंसिल। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी कितनी होगी? ओम मीटर, ओहम मीटर। सिंबल ये ओम मीटर। क्लियर है ना?
ये सिर्फ यूनिट समझाने के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया। अगर आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या लेंथ दे रखी है कंडक्टर की, तो आप उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब देखो ये क्यों लिखा है मैंने, इस फॉर्मूले में दिख रहा है आपको ml, देखो एक बार, और n ई स्क्वायर टाउ, और a इधर लिख दूँ अगर, देख लो एक बार, यही आया था ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अपना, यही था। अभी देखो L बाई ए, L बाई ए दिख रहा है आपको, रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू L बाई ए, यानी कि ये जो बच गया ये क्या है, रो। आया समझ में? तो रो क्या है, m n ई स्क्वायर टाउ, ये है भाई रो। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती भाई, रेजिस्टिविटी की टर्म में L और एरिया तो है ही नहीं, लेंथ ऑफ या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो है ही नहीं, तो रेजिस्टिविटी नहीं बदलने वाली। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था, आई कि नहीं आई? प्रूव भी कर दूंगा मैं, प्रूफ भी है छोटा सा इसका, लेकिन एक प्रूफ सबसे बड़ा तो ये मिल गया ना आपको कि रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में तो L और A तो है ही नहीं, यानी कि रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टिविटी इंटू L बाई ए, चीज़ है समझ में? तो अभी देखो ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द चार्ज, ये क्या है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज है ये, और उसका स्क्वायर कर रखा है यहाँ पे। n क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो रिलैक्सेशन टाइम उतना ही रहेगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है सभी इलेक्ट्रॉन्स का, ये हमने कैलकुलेट किया था डायरेक्ट वेलोसिटी में, तो ये बदलेगा नहीं। अगर टेम्परेचर, सुनो, टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया, सुनो ध्यान से, टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, फास्ट डिक्रीज कर जाएगा ना ये, तो ये डिक्रीज कर गया तो मतलब रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर गई। बस इतना सा समझना है, मैंने पहले बोल दिया था टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और अभी आपको समझ में आ गया रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। फिलहाल कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे चार्ज बाई मास रेशियो है ये, E बाई एम क्या बोला जाता है, चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज अपॉन मास, तो ये चीज़ क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। n क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, या चार्ज डेंसिटी बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये क्या है, कांस्टेंट। बताओ आया कि नहीं समझ में? बस यही बात बताना चाहता था कि रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जैसे आप मटेरियल चेंज कर दोगे ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग होगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो अलग, ये तो चीज़ कांस्टेंट रहनी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो कांस्टेंट है, लेकिन जैसे आपने मटेरियल बदल दिया, ध्यान से सुन लो, किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कम है तो मतलब उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, ज़्यादा। कुछ आया नहीं समझ? हाँ, तो मटेरियल बदलने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बदल जाती है, उसके कारण रेजिस्टिविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा एन इंक्रीज या डिक्रीज करने से। चीज़ें समझ में? अभी एक छोटा सा प्रूफ है इसका, मैं वैसे ही एक छोटा सा प्रूफ आया वो समझ में, ठीक है, देख लो एक बार। छोटा सा प्रूफ कैसा भाई, अगर मान लीजिए आपने L लेंथ कंडक्टर लिया, इसकी लेंथ कितनी है L, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है A, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा R। हमें पता चल गया रेजिस्टेंस कितना है इसका, रेजिस्टिविटी इंटू L बाई A, इतना ही है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, अगर आपने इसका जो लेंथ है वो डबल कर दिया, लेंथ डबल कर दिया, लेंथ कर दिया 2L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ज़्यादा है अभी पहले से 3A मान लो, ठीक है, तो अभी रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो जब लेंथ L थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, तो रेजिस्टेंस R था, यानी कि मेरे को रेजिस्टिविटी देखनी है ना, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले में, यहाँ रेजिस्टिविटी हो जाएगी R इंटू A बाई L, रेजिस्टिविटी होगी ना, रेजिस्टिविटी निकालना चाहता हूँ मैं तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टिविटी से मतलब है अपने को, जब लेंथ को हमने डबल किया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई 2R, जब एरिया क्रॉस सेक्शन को 3 टाइम्स किया तो 3 टाइम्स डिक्रीज कर गया रेजिस्टेंस, तो अभी रेजिस्टिविटी बताइए कितनी होगी, R इंटू A बाई L, तो अभी R कितना है 2/3R इतना है, एरिया कितना है 3A है ना, लेंथ कितनी है 2L से 2L मर गया, 3 से 3, तो रेजिस्टिविटी बताइए R इंटू A बाई L, क्या अब भी उतनी है, छोटा सा प्रूफ।
अभी देखो पहले रजिस्टिविटी आर इंटू ए बाई एल, अब भी रजिस्टिविटी उतनी। तो क्या चीज़ समझ में आई, जब आप लेंथ और एरिया को चेंज करते हो ना तो ये भी चीज़ चेंज हो जाती है, उसके कारण जो आपकी नेट कैलकुलेशन वही आएगी रजिस्टेंस चेंज होने से। कुछ आ रहा है समझ में? ठीक है, अभी हम देखेंगे कंडक्टेंस क्या होता है और कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, जैसे अगर आपको अच्छा इंसुलेटर चाहिए तो उसकी क्या ज़्यादा होनी चाहिए, रजिस्टिविटी हाई बोलेंगे हम। ठीक है, और अच्छा कंडक्टर होने के क्या चांस हैं, उसका कंडक्टेंस कम, रजिस्टेंस हाई, कंडक्टेंस ज़्यादा हो, कंडक्टिविटी अच्छी हो, बस। तो ये चीज़ समझनी है अभी, कंडक्टेंस और क्या लिख दूँ, कंडक्टिविटी। ध्यान से देखो, अब इसके सिंबल भी देखने हैं। जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, आर, तो कंडक्टेंस का सिंबल क्या है, जी। तो 1/r, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या है बेटा, कंडक्टेंस। आया नहीं समझ में? आया। रेजिस्टिविटी क्या था अपना, रो, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या है, कंडक्टिविटी, सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा रेसिप्रोकल। तो ये फॉर्मूले हैं और यूनिट हैं, ये फॉर्मूले हैं छोटे छोटे से। 1 रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, 1 रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। अब इसकी एसआई यूनिट भी पूछ सकता है, हमने दोनों की एसआई यूनिट देख रखी है, रेजिस्टेंस की और रेजिस्टिविटी की। तो 1 रेजिस्टेंस है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ओम, तो उल्टा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, जी की यूनिट क्या होगी, महो, महो। ओम इनवर्स लिख दो। अरे नीचे है ना ओम नीचे है, अब इसको ऊपर ले जाओ, पावर 1 है, प्लस की ऊपर ले जाके माइनस की। ठीक है, तो वो भी ठीक है, ओम इनवर्स। लेकिन ओम का रेसिप्रोकल उल्टा अभी क्या करना है, ये महो। ठीक है, या फिर साइमन, दूसरा नाम भी याद रखना है, महो या फिर साइमन, कंडक्टेंस की यूनिट है अपनी। क्लियर है? अब रेजिस्टिविटी के ऊपर आते हैं, या कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट है अपना वो क्या है, मैंने बताया था अभी, ओम मीटर, है ना। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज क्या बन जाएगा, महो पर मीटर। क्लियर है? ओम मीटर था तो उल्टे हो जाने दोनों, तो महो, और मीटर था, मीटर का क्या बन जाएगा, पर मीटर, या फिर ओम इनवर्स -1 और मीटर की भी -1। क्लियर है ना? और एक और दूसरी जो मैंने बताया अभी, साइमन पर मीटर। क्लियर है ना? बस अभी इसका वो वाला फॉर्मूला और उस वाले फॉर्मूले में और कन्वर्ट करना है इसको, दोनों चीज़ों को। देखो ध्यान से, जी जिसको टू रेजिस्टेंस का मेरे को याद है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है mL/NE² A/टाउ, यही है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब ये प्लट के ऊपर चला जाएगा कंडक्टेंस में, NE² A/टाउ, बस ये हट जाएगा नीचे से। क्लियर है ना? ऐसे ही यहाँ इसको रेजिस्टिविटी को लिखना है, रेजिस्टिविटी का उल्टा लिखना है। तो रेजिस्टिविटी क्या है आपको पता है, रेजिस्टिविटी कितनी बची है, एल और ए को छोड़ के रेजिस्टिविटी है NE² टाउ। अब इसको ऊपर ले जाओ, पलट दो, NE² टाउ। ठीक है, ये हो गया कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अभी। क्लियर है ना? तो बस रेजिस्टेंस वाला याद रख लेना आप, रेजिस्टेंस वाला, फिर आप सारे कर जाओगे, क्योंकि मैंने मेन है इसलिए वहाँ पे लिख दिया था। समझ में है ना? हाँ, अब कई जगह ये लिमिटेशंस लिखा मिल सकता है आपको, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ क्या है। तो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ मैं क्लियर करवा चुका हूँ, एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, 10th और 12th कंबाइंड वीडियो है, जाके आप देख सकते हो। अगर मेन समझना है कि लिमिटेशन क्या है, तो अभी देखिए लिमिटेशंस। मेन देखिए भाई, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में आपको जब आप बुक खोलोगे तो वहाँ पे आपको ग्राफ्स मिलेंगे। ठीक है, तो ओमिक बिहेवियर और नॉन ओमिक बिहेवियर दिखेगा आपको, तो वो देख के बच्चे समझते हैं, छोड़ देते हैं या उससे घबरा जाते हैं। क्यों छोड़ते हो भाई? नहीं छोड़ना, जब तक स्ट्रेट लाइन रहेगी, V वर्सेस I का जो ग्राफ मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन मिलेगा,
मैंने बताया था ओम्स लॉ में, जितना आप v इंक्रीज करोगे उतना आई, जितना v उतना आई, जितना v इंक्रीज करोगे उतना आई। तो सभी पॉइंट्स को अगर मिलाओगे तो कहाँ पढ़ते हैं ये, एक ही लाइन पे पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन पे, जितने पॉइंट्स हैं वी आई के जितने पॉइंट्स मिलाओगे आप। अब ओम्स लॉ कब अप्लीकेबल है, ओम्स लॉ की डेफिनेशन में ही छुपा है वो। कमी क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर जब तक रहेगा तब तक ओम्स लॉ अप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर बदल जाएगा तो इसका ग्राफ बदल जाएगा। जब तक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है ना तब तक ओम्स लॉ वैलिड है। लेकिन जैसे ही ग्राफ अगर ऐसा हो गया, मान लीजिए वी को आपने इंक्रीज किया, एक टाइम था उस करंट से आगे करंट बढ़ी ही नहीं, करंट इधर बढ़ रही है, देखो इस ग्राफ में आप वी को बढ़ा रहे, वी को बढ़ा रहे, उसके अकॉर्डिंग करंट तो बढ़ ही नहीं रही। तो यहाँ जो है ऐसा जो लैग टाइप आपको दिख रहा है ये ग्राफ, तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया है, नॉन ओमिक बिहेवियर, नॉन ओमिक बिहेवियर, चाहिए समझ में। या ये ग्राफ ऐसा हो जाए तो यहाँ से फिर क्या माना जाएगा, नॉन ओमिक बिहेवियर। जहाँ तक स्ट्रेट लाइन है वहाँ तक क्या फॉलो होता है, ओम्स लॉ, तो ओमिक बिहेवियर कंडक्टर का। और हो सकता है कि एक पार्टिकुलर करंट के बाद और ज़्यादा करंट ना बढ़ा पाए, वोल्टेज आप भले ही बढ़ा रहे हो लेकिन करंट ना बढ़ाए, समझ में, तो रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज कर जाएगा। होता है ऐसा, होता है कई बार जब ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है ना किसी कंडक्टर में, ज़्यादा करंट फ्लो होने के टाइम पे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा तो पता है आपको करंट कम होगी, फिर उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितना वी दे रहे हो आप। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, देखो v बाई आई क्या देगा आपको, स्लोप थीटा, बेस और ये परपेंडिकुलर, ये बेस दिख रहा है सभी को, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस गिव्स यू टेन थीटा, यानी कि स्लोप। यहाँ दिख रहा है आपको v देखो, यहाँ v देखो, v बहुत ज़्यादा और i बहुत कम, तो v बाई आई यानी कि क्या देगा, टेन थीटा, यानी कि क्या देगा, रेजिस्टेंस। तो v ज़्यादा है, यहाँ देखो v ज़्यादा है और i क्या है, कम। बस यही चीज़ तो समझा रहा था। हो सकता है उसका टेम्परेचर राइज कर जाए ज़्यादा करंट फ्लो होने के कारण, और फिर उतना करंट ना बढ़ा पाए जितना आप v दे रहे हो, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा ना उसका, टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण। अभी ये तो कंडक्टर के केस में है, अभी सेमीकंडक्टर के केस में भी ऐसा होगा, सेमीकंडक्टर या डायोड जो बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये इधर पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं हम, और इधर क्या होती है, नेगेटिव वोल्टेज सेमीकंडक्टर के केस में। और यहाँ जो करंट है वो पॉजिटिव करंट है, और यहाँ क्या है, नेगेटिव करंट वाई एक्सिस पे। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, सेमीकंडक्टर्स में हम वोल्टेज दे रहे हैं, पॉजिटिव वोल्टेज हम दे रहे हैं, पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं करंट बढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन एक पार्टिकुलर वोल्टेज के बाद हम देखते हैं एकदम से करंट इंक्रीज करता है, दिख रहा है आपको, यानी कि इतने वोल्टेज तक तो करंट इंक्रीज नहीं किया। तो ये ग्राफ कैसा है, नॉन ओमिक बिहेवियर है। वैसे यहाँ पे भी है नेगेटिव में, अगर आप नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हो कुछ टाइम तक तो फॉलो करेगा। नेगेटिव वोल्टेज देने पे करंट इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव करंट, नेगेटिव वोल्टेज देने पे नेगेटिव करंट बढ़ रहा है। लेकिन फिर ऐसा देखते हैं हम ग्राफ, क्या देखा, कुछ टाइम के बाद नेगेटिव वोल्टेज देने पे करंट नहीं बढ़ा, करंट बढ़ा ही नहीं, नेगेटिव करंट, तो ये सैचुरेट हो गया है, अभी नहीं बढ़ेगा, सैचुरेटेड करंट हो गया इसमें। तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनका जो एक ग्राफ बना है अभी दिख रहा है आपको, कैसा बिहेवियर शो करता है, नॉन ओमिक। बस ये है ओमिक और नॉन ओमिक बिहेवियर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, करंट डेंसिटी पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।